क्या कोई इंसान अरबों रुपए का मालिक होकर भी इतनी सादगी से जी सकता है कि उसके नाम पर न कोई निजी महल हो, न दिखावा, न घमंड? भारत में अगर किसी एक उद्योगपति का नाम सम्मान से लिया जाता है, तो वह है रतन टाटा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने केवल कंपनियां नहीं बनाई, बल्कि करोड़ों लोगों का भरोसा भी जीता। लेकिन उनकी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी बाहर से दिखाई देती है। बचपन में माता पिता का अलग हो जाना, अकेलापन, प्यार में असफलता और जीवन भर अविवाहित रहने का फैसला, इन सब के बावजूद उन्होंने खुद को कभी टूटने नहीं दिया। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया को दिखाया कि असली महानता केवल दौलत में नहीं, बल्कि चरित्र में होती है। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में रतन नवल टाटा का जन्म हुआ। वे भारत के सबसे प्रतिष्ठित कारोबारी परिवारों में से एक, टाटा परिवार, में पैदा हुए। लेकिन बचपन खुशहाल नहीं था। जब वे सिर्फ 10 साल के थे, तब उनके माता पिता अलग हो गए। उस समय समाज में तलाक को बहुत अलग नजर से देखा जाता था। छोटे रतन और उनके भाई जिमी की परवरिश उनकी दादी लेडी नवाज़बाई टाटा ने की। यहीं से उन्होंने अनुशासन, ईमानदारी और विनम्रता सीखी। रतन टाटा ने बाद में कहा था कि उनकी दादी ने उन्हें सिखाया कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, इंसान को अपने संस्कार कभी नहीं छोड़ने चाहिए। स्कूल की पढ़ाई मुंबई और शिमला में हुई। बचपन से ही उन्हें मशीनें, डिजाइन और इंजीनियरिंग पसंद थी। 1962 में उन्होंने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उस समय अमेरिका में उन्हें कई आकर्षक नौकरी के ऑफर मिले। वे आरामदायक जिंदगी चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया। भारत लौटकर उन्होंने सीधे किसी बड़े ऑफिस की कुर्सी नहीं संभाली। उन्होंने सबसे नीचे से शुरुआत की। टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में वे मजदूरों के साथ काम करते थे। लोहे की भट्टियों के पास खड़े होना, मशीनें चलाना, फैक्ट्री की गर्मी सहना, यही उनकी पहली ट्रेनिंग थी। वे चाहते थे कि अगर कभी कंपनी की जिम्मेदारी संभालनी पड़े, तो उन्हें हर कर्मचारी की मेहनत समझ आए। यही वजह थी कि बाद में कर्मचारी उन्हें मालिक नहीं, अपना साथी मानते थे। 1991 भारत के इतिहास का बड़ा साल था। देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उसी साल जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा को टाटा समूह की कमान सौंप दी। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। उस समय टाटा समूह की कई कंपनियां अलग अलग तरीके से काम कर रही थीं। कई वरिष्ठ अधिकारी उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। लोग कहते थे, रतन टाटा इतने बड़े समूह को नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन उन्होंने जवाब बहस से नहीं, अपने काम से दिया। उन्होंने पूरे समूह को एकजुट किया, कॉरपोरेट गवर्नेंस मजबूत की, नई तकनीक अपनाई और भविष्य पर दांव लगाया। इसके बाद शुरू हुआ भारतीय उद्योग का सबसे बड़ा विस्तार। 2000 में टाटा टी ने ब्रिटेन की मशहूर कंपनी टेटली खरीद ली। यह पहली बार था जब किसी भारतीय कंपनी ने इतनी बड़ी विदेशी कंपनी खरीदी। दुनिया हैरान रह गई। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 2007 में टाटा स्टील ने यूरोप की बड़ी स्टील कंपनी कोरूस खरीद ली और 2008 में इतिहास बन गया। रतन टाटा ने दुनिया के 2 सबसे प्रतिष्ठित लग्जरी ब्रांड, जैगुआर और लैंड रोवर, को खरीद लिया, जो ब्रांड कभी ब्रिटिश शान माने जाते थे, अब एक भारतीय कंपनी के मालिकाना हक में थे। दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि भारतीय कंपनियां केवल प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकतीं, वे दुनिया का नेतृत्व भी कर सकती हैं। इसी दौरान एक घटना ने रतन टाटा को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने एक परिवार को स्कूटर पर 4 लोगों के साथ बारिश में जाते देखा। पिता गाड़ी चला रहा था, बच्चा आगे बैठा था, माँ पीछे बच्चे को संभाल रही थी। यह दृश्य देखकर उन्होंने सोचा, क्या भारत के मध्यम वर्ग के लिए सुरक्षित और सस्ती कार नहीं बन सकती? यहीं से जन्म हुआ टाटा नैनो का। उनका सपना था 1 लाख रुपए में कार। हालांकि व्यावसायिक रूप से नैनो बड़ी सफलता नहीं बन पाई, लेकिन यह साबित कर गई कि रतन टाटा का उद्देश्य केवल मुनाफा नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना था। रतन टाटा की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ बिजनेस नहीं,
उनकी इंसानियत भी है। 2008 में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के दौरान ताज होटल को भारी नुकसान हुआ, लेकिन रतन टाटा ने केवल होटल की मरम्मत नहीं करवाई, उन्होंने कर्मचारियों और उनके परिवारों की व्यक्तिगत मदद की। जिन लोगों की नौकरी चली गई, उन्हें आर्थिक सहायता मिली, घायलों का इलाज कराया गया, यहाँ तक कि आसपास के छोटे दुकानदारों की भी मदद की गई। ऐसे फैसले बहुत कम उद्योगपति लेते हैं। रतन टाटा की निजी जिंदगी भी उतनी ही दिलचस्प है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वे 4 बार प्यार में पड़े। एक बार तो शादी लगभग तय हो गई थी, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान परिस्थितियां बदल गईं। उनकी होने वाली पत्नी अमेरिका में ही रह गईं और यह रिश्ता टूट गया। इसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। उन्होंने कहा था, मैं कई बार शादी के करीब पहुंचा, लेकिन हर बार परिस्थितियां अलग थीं। रतन टाटा को जानवरों से बेहद प्यार है। मुंबई स्थित बॉम्बे हाउस के बाहर अगर कोई आवारा कुत्ता बैठा हो, तो उसे वहां से भगाया नहीं जाता, बल्कि उसके लिए व्यवस्था की जाती है। वे खुद भी कई पालतू कुत्तों की देखभाल करते थे। उनके लिए सफलता का मतलब केवल पैसा नहीं, बल्कि संवेदनशील इंसान बनना था। 2012 में उन्होंने टाटा समूह के चेयरमैन पद से रिटायरमेंट लिया, लेकिन वे पूरी तरह सक्रिय रहे। उन्होंने भारत के कई स्टार्टअप्स में निवेश किया, ओला, पेटीएम, Cure.fit, लेंसकार्ट जैसी नई कंपनियों पर भरोसा जताया। उनका मानना था कि भारत का भविष्य युवा उद्यमियों के हाथ में है। रतन टाटा की एक और खास बात थी, वे अपनी अधिकांश संपत्ति के व्यक्तिगत मालिक नहीं थे। टाटा समूह का बड़ा हिस्सा विभिन्न ट्रस्ट के पास है। इन ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक अनुसंधान और सामाजिक कल्याण पर अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। यही वजह है कि टाटा समूह केवल एक बिजनेस हाउस नहीं, बल्कि समाज सेवा की भी मिसाल माना जाता है। रतन टाटा अक्सर कहते थे, अगर तुम्हें तेज चलना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक जाना है तो साथ चलो। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि उनके पूरे जीवन का सिद्धांत था। उन्होंने हमेशा टीम को महत्व दिया, ईमानदारी को महत्व दिया और इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। आज जब लोग सफलता को केवल बैंक बैलेंस से मापते हैं, तब रतन टाटा हमें याद दिलाते हैं कि असली सफलता वह है जब लोग आपके जाने के बाद भी आपको सम्मान से याद करें।